अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, आपने जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं और फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या यही न्याय है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरिट ही आपकी सजा बन जाए? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़े फैसले के अंदर इसका सीधा और बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है। और जो फैसला हम सुप्रीम कोर्ट का आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो पूरे भारत की जो सरकारी भर्तियों की दिशा है उसको बदलने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और केस का नाम याद रखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट बनाम रजत यादव। 2025 का यह फैसला है, राजस्थान हाई कोर्ट बनाम रजत यादव 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का उम्मीदवार ओपन कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेके आता है, ज्यादा स्कोर करता है, तो उसे ओपन कैटेगरी कैंडिडेट माना जाएगा। यहां पर समझिएगा कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो ओपन कैटेगरी के यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेके आता है, तो उसको एक ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैंडिडेट के हिसाब से, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के हिसाब से माना जाएगा और शॉर्टलिस्टिंग स्टेज पर भी उसको ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा। यह फैसला रिजर्वेशन बनाम जो मेरिट है उसका नहीं है, बल्कि ये जो फैसला है ये है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का, जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर दिया हुआ है। और इस सच्चाई का कि ओपन कैटेगरी वास्तव में क्या होती है, आइए इस फैसले को बिल्कुल सरल भाषा में कानूनी स्पष्टता के साथ समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव 2025 का केस है। केस का साइटेशन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि इस विवाद की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, केस के फैक्ट्स क्या हैं, उसको समझते हैं। यह मामला जुड़ा हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट की एक बड़ी नियुक्ति से, नियुक्ति प्रक्रिया से, रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से। और मुख्य तथ्यों को आप ध्यान से समझिएगा कि इस मामले के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी हुई थी अगस्त 2022 के अंदर, और इसके अंदर कुल पदों की संख्या थी 2756 और पद था जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड सेकंड का। सिलेक्शन प्रोसेस के 2 चरण थे। पहला रिटन एग्जामिनेशन जो 300 मार्क्स का था, और दूसरा चरण जो टाइपराइटिंग टेस्ट था जिसके अंदर 100 मार्क्स का था। अब असली ट्विस्ट जो है वो यहीं से आया, आप इसको समझिएगा। इस मामले के अंदर जो नियम था वो ये था कि रिटन एग्जाम में मिनिमम मार्क्स पाने वाले कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के 5 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जब मई 2023 में इस मामले में इस प्रक्रिया को लेकर रिजल्ट आए, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जैसी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज थी उनका कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कहीं ज्यादा था। अब अथॉरिटीज ने इस पर क्या किया, उन्होंने उन रिजर्व्ड कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जिन्होंने जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स पाए थे, लेकिन अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से थोड़े कम मार्क्स पाए थे। यहां पर समझिएगा कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, जो रिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा आ गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया थी उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनके जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा थे उनको सेलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनके अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स कट ऑफ के मार्क्स से कम थे। जय हिंद, थैंक यू मैजिकल अर्जुन। आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, अपॉइंटमेंट कमेटी ने क्या किया, जो जनरल कैटेगरी के से ज्यादा भी मार्क्स लाए थे और वो अपनी कैटेगरी में रिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ से कम लाए थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया। सीधे शब्दों में देखा जाए तो कैंडिडेट ने जनरल से बेहतर परफॉर्म किया था इस मामले के अंदर, और फिर भी सिर्फ कैटेगरी की वजह से बाहर कर दिया गया। और यहीं से मामला जो है वो पूरा संवैधानिक विवाद बन गया,
कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की। जो प्रभावित उम्मीदवार थे, जो इस पूरे प्रक्रिया से अफेक्ट हुए, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी दलील सीधी और बिल्कुल साफ थी कि जो ओपन कैटेगरी जो है वो कोई अलग कोटा नहीं है। ओपन कैटेगरी एक मेरिट पूल है और मेरिटोरियस कैंडिडेट को बाहर करना अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 जो संविधान का है उसका सीधा उल्लंघन है। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। और राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस तर्क को स्वीकार किया याचिकाकर्ताओं की, और हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट भर्ती सिद्धांत तय किया। और राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या स्पष्ट भर्ती सिद्धांत इसके अंदर लॉन्च किया? सबसे पहली बात कि सबसे पहले जो ओपन या फिर जनरल कैटेगरी की लिस्ट है वो केवल मेरिट के आधार पर बनेगी, कैटेगरी को देखे बिना। समझिएगा कि जो सबसे पहले क्या होगा, जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी की लिस्ट तैयार होगी और वो कैसे बनेगी, वो केवल मेरिट के आधार पर बनेगी और उस मेरिट लिस्ट को तैयार करते समय किसी भी कैंडिडेट की जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वो नहीं देखी जाएगी। फिर सेकंड स्टेज पर क्या होगा, इसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट बनेगी, हर एक रिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट बनेगी। और तीसरा, जो कैंडिडेट ओपन में सेलेक्ट नहीं हो पाए, ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन्हें ही सिर्फ रिजर्व लिस्ट से हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि मेरिट लिस्ट को रिवाइज किया जाए और गलत तरीके से जिन कैंडिडेट को बाहर किया गया है उन कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट का मौका दिया जाए, यानी कि सेकंड स्टेज जो फाइनल स्टेज थी सिलेक्शन की उसके लिए मौका दिया जाए। और राजस्थान हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया चुनौती देने। जो राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो राजस्थान हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि रिक्रूटमेंट ब्रांच थी वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर पहुंच गई। हेलो, थैंक यू। मेरी आवाज ठीक आ रही है और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अहम फैसले की। देखिए, रिजर्वेशन से लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसको आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी बताइएगा। कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील आई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। इसका मतलब है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन था उसको ही एप्लीकेबल किया, उसी को अपहोल्ड किया और उसी को माना। इसका मतलब क्या है उस पे जाएंगे, उससे पहले ये समझिएगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले के अंदर जो बेंच थी, बेंच डिवीजन बेंच थी जिसके अंदर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो ओपन कैटेगरी है यानी कि जनरल के जो कैटेगरी के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट है वो किसी भी वर्ग के लिए रिजर्व्ड नहीं होती है, कि जो ओपन कैटेगरी है वो सभी के लिए ओपन होती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो या आप किसी और कैटेगरी के हो। और यही इस जजमेंट की आत्मा है। कोर्ट ने डबल बेनिफिट वाले आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया। क्या डबल बेनिफिट आर्ग्यूमेंट की कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैंडिडेट का कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो जनरल लिस्ट की का भी फायदा उठा रहा है और अपनी लिस्ट का भी फायदा उठा रहा है। तो इस आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने खारिज किया कि जो सबसे पहले आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाओगे, ठीक है, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी। समझ गए आप? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। अब समझते हैं कि कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या समझाया। इस मामले के अंदर कोर्ट ने समझाया कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो रिजर्व्ड कैटेगरी लिखना कैंडिडेट को रिजर्व पोस्ट लेने के लिए मजबूर नहीं करता। कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर ये लिख दिया है कि मैं रिजर्व्ड कैटेगरी, मेरी फला फला जो भी कैटेगरी है उससे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही सिलेक्ट होगा। ही कैन ऑल्सो फाइट फॉर द जनरल कैटेगरी। वो ओपन कैटेगरी के लिए भी फाइल कर सकता है और फाइट कर सकता है। रिजर्वेशन, कोर्ट ने ये बोला, रिजर्वेशन एक अवसर है, वो बंधन नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी ही कैटेगरी से सिलेक्शन लेना ये जरूरी नहीं है। आप जो बिल्कुल ओपन कैटेगरी की सीट्स है उसमें भी तो फाइट कर सकते हैं, उसमें भी तो सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। रिजर्वेशन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, बाउंडेशन नहीं है, बंधन नहीं है।
ओपन पोस्ट के लिए इंटर से मेरिट मायने रखता है कि आपकी ओवरऑल मेरिट क्या है वो मायने रखता है। और इसी मामले के अंदर कोर्ट ने एक बहुत ही सशक्त ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने क्या सशक्त ऑब्जर्वेशन दी? कोर्ट ने कहा कि अनरिजर्व्ड पोस्ट पर, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाली पोस्ट होती हैं, जो ओपन पोस्ट होती हैं, अनरिजर्व्ड पोस्ट है जिस पर रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उस पर अपॉइंटमेंट के लिए मेरिट और केवल मेरिट ही बेंचमार्क होता है। अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो कोई रिलैक्सेशन नहीं लेता है और जनरल कट ऑफ से ऊपर स्कोर करता है तो उसे ओपन कैटेगरी कैंडिडेट माना जाएगा। मतलब उसका सिलेक्शन ओपन कैटेगरी के अंदर ही होगा। समझ गए आप? समझिएगा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मैजिकल अर्जुन, थैंक यू, थैंक यू। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि अनरिजर्व्ड पोस्ट पर अपॉइंटमेंट के लिए मेरिट और मेरिट, केवल मेरिट ही एक बेंचमार्क होगा। और अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट भी अगर कोई रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेता, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेता और वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है तो उसे ओपन कैटेगरी कैंडिडेट ही माना जाएगा और वो जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्टेड माना जाएगा। और इसके विपरीत जो है कोई भी प्रक्रिया वो होगी तो वो असंवैधानिक होगी, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अब मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या कैटेगरी लेबल की वजह से कि इस कैंडिडेट की ये कैटेगरी है, उसकी ये कैटेगरी है, इसकी वजह से मेरिट को क्या दबाया जाना चाहिए? कमेंट में यस और नो लिखिएगा और अपने उसके पीछे का कारण भी जरूर बताइएगा। और सेशन आपको कैसा लग रहा है ये बात भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं। इस मामले के अंदर जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो इसमें एक एस्टॉपल का तर्क भी दिया गया। एस्टॉपल क्या होता है कि अगर कोई बात एक बार आपने बोल दी और उसके ऊपर, ये कानून का सिद्धांत मैं बता रहा हूं, और उस पर विश्वास करते हुए अगर किसी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया तो आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। इसको नॉर्मल भाषा में एस्टॉपल का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और ये साक्ष्य अधिनियम का सिद्धांत है। अब यहां पर एक समझिएगा, जो एस्टॉपल का तर्क था उसके रेफरेंस में उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर खारिज किया। इस मामले के अंदर जो याचिकाकर्ता थे, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच थी, जो रिक्रूटमेंट ब्रांच थी, वो उसने कहा कोर्ट के सामने कि कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी खुद एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी कि मेरी ये कैटेगरी है, मैं एससी से हूं, एसटी से हूं, ओबीसी से हूं, ईडब्ल्यूएस से हूं। मतलब उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया तो उन्होंने खुद अपनी कैटेगरी लिखी थी। इसलिए अब वे बाद में इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि अगर उनकी कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बाद में जनरल कैटेगरी के लिए फाइट नहीं कर सकते। तो यहां पर एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगाने की कोशिश की गई किसके ऊपर? जिन कैंडिडेट्स ने इस मामले के अंदर अप्लाई किया, मतलब जिन्होंने अपने एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट के लिए भरे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी सख्ती से खारिज कर दिया। जस्टिस दत्ता ने इस मामले के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो गैर कानूनी हो, असंवैधानिक हो, तब एस्टॉपल लागू नहीं होता है। कैंडिडेट ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि उनका स्कोर जनरल कैटेगरी से बेहतर आने के बावजूद उन्हें रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहा है और उसका जो स्कोर है अगर जनरल कैटेगरी से भी बेहतर है तो वो अपने कभी सपने में भी नहीं सोचता कि उसको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली शायद सुप्रीम कोर्ट ने। और कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी कहा कि एडवर्टाइजमेंट में यह कहीं पर भी नहीं लिखा था कि मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट को ओपन कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और कैंडिडेट ने जो मेरिट की कीमत इस मामले के अंदर चुकाई वे इलीगल प्रोसेस को चैलेंज करने के हकदार थे कि उनके जनरल कैटेगरी से बेहतर मार्क्स आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो गैर संवैधानिक हो गया। और इसको चैलेंज करने के हकदार कौन थे? पेटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एस्टॉपल से रोका नहीं जा सकता। और वैसे भी जब हम लॉ स्टूडेंट्स को लॉ स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि एस्टॉपल कभी भी लॉ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बोली। अब देखिएगा, अब आगे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन और कुछ पुराने मामलों की जो
ऐसे ही रिजर्वेशन के मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, जिसको हम पॉपुलरली मंडल कमीशन जजमेंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा साहने बनाम भारत संघ, इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह केस 1992 का है, जिसको रेफर करते हुए कोर्ट ने इस मामले में दोहराया कि ओपन कैटेगरी का अर्थ होता है पूरी तरह खुली हुई कैटेगरी, यानी कि सभी के लिए ओपन। ये किसी कास्ट या फिर क्लास के लिए रिजर्व्ड नहीं होता है। कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं चाहता, जो कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं चाहता, वो ओपन कैटेगरी के अंदर फाइट कर सकता है। दूसरा केस इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया आर के सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, आर के सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का। और यहां पर कोर्ट ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की कि रिजर्वेशन की सीमा जो है वो तय है, रिजर्वेशन की जो लिमिट्स हैं वो तय है, और मेरिट वाले कैंडिडेट को कभी भी हम नीचे नहीं धकेल सकते, चाहे ही वो रिजर्व्ड कैटेगरी का क्यों ना हो। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का, देखिए कोई भी कैंडिडेट जब अप्लाई करता है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके क्या चाहता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए, मगर कैंडिडेट ऐसा है जिसकी तैयारी बहुत ही शानदार है और उसकी जनरल कैटेगरी के मार्क्स से भी बेटर मार्क्स आए हुए हैं, तो वो सपने में भी थोड़ी ना सोचेगा कि उसको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है कि हमेशा मेरिट को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। केस का नाम मैं फिर से बता देता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट बनाम रजत यादव, 2025 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसकी जो केस की साइटेशन है आपको इस वीडियो के पिंड कमेंट में भी मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी। और कोशिश करूंगा कि मैं जब ये सेशन खत्म होगा तो इस जजमेंट की कॉपी का लिंक भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू। आपको सेशन पसंद आते तो सपोर्ट करा करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, ताकि आपके लिए ऐसे ही हम सेशन और लेके आते रहे। समझ गए? और एक चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि मेरिट वाले कैंडिडेट को कभी भी नीचे नहीं धकेला जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट का इस केस के थ्रू एक पॉइंट सामने आया है। और इस पूरे केस के अंदर कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, कोर्ट ने क्या कहा कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट सब्सिक्वेंट स्टेजेस में भी एक्सीलेंस बनाए रखता है, प्रिलिमिनरी में उसके अच्छे मार्क्स आए, कट ऑफ क्लियर किया, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है, एडवांस स्टेज है, अगर उसमें भी वो बेहतर प्रदर्शन करता है तो वो ओपन पोस्ट के लिए हकदार होगा, वो किसी कैटेगरी से बंधा हुआ नहीं, मतलब वो जनरल कैटेगरी के लिए फाइट करेगा। अब यहां से आप लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि सर रिजर्वेशन वैसे ही 77% के करीब है, इससे तो रिजर्वेशन से तो जनरल कैटेगरी बिल्कुल धूमिल हो जाएगी, हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, या ये भी एक आपका आर्ग्यूमेंट आ सकता है। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मगर आप ये देखिएगा कि जो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है वो अल्टीमेटली फाइट मेरिट के बेस पर किया है, ही इज नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ हिज ओन कैटेगरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जो ये फैसला है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा मजबूत करता है। आप मुझे बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अब बात करते हैं, अब हमने पूरा केस समझ लिया, इसका कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो समझ लिया। अब क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इस केस का असर क्या पड़ने वाला, इस केस का इंपैक्ट क्या होगा, आने वाले भविष्य में जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उस पर क्या असर होने वाला है। इस जजमेंट का जो असर है ना वो बहुत बड़ा है। कैसे बहुत बड़ा है? सबसे पहली बात, अब रिक्रूटमेंट अथॉरिटीज को शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका बदलना होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने रिजर्व्ड कैटेगरी में भी अप्लाई किया है और उसके अगर जनरल कैटेगरी से मार्क्स ज्यादा आते हैं तो उसको एज अ जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी कैंडिडेट की तरह ट्रीट करना होगा। और सबसे पहले हमेशा ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दूसरा, ओपन कैटेगरी लिस्ट हमेशा मेरिट फर्स्ट के बेस पर बनी रहेगी। ओपन कैटेगरी में वही एक्सेल करेगा, वही सिलेक्शन पाएगा जो मेरिट के स्केल पर हमेशा ऊपर उठकर आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तीसरा पॉइंट, ये केस क्या लागू कर रहा है और ये केस जो है ये कहां कहां अप्लाई होगा। ये हर तरीके की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर पब्लिक रिक्रूटमेंट पर अब पूरे देश पर लागू होता है। तो ये रिक्रूटमेंट मैटर है तो हर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर लागू होगा, चाहे वो जुडिशरी
एग्जाम के लिए रिक्रूटमेंट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब हो, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब हो, पीएसयू की जॉब हो, बैंक की हो, पीओ की हो, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पर यह फैसला अप्लाई होने वाला है। और चौथा, मेरिट की जो आर्टिफिशियल एक्सक्लूजन है उसको रोकने का भी ये काम करेगा। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो इस फैसले का पड़ने वाला है वो ये कि जो हमारे संविधान के अंदर समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 16 के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स में इक्वालिटी का अधिकार है, वो और ज्यादा सशक्त होगा। कोर्ट का इस मामले के अंदर बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरा जो सेशन है वो आपको समझ आ रहा होगा। आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा। अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। कंक्लूजन इस मामले से, इस केस से यही है कि ये कानून बिल्कुल साफ है कि ओपन कैटेगरी जनरल कोटा नहीं है कि वहां पर सिर्फ जनरल कैंडिडेट ही सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट का, कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो ओपन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट से ज्यादा मार्क्स लाता है तो ऑब्वियसली ही विल गेट सिलेक्शन इन दी ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी लिस्ट। सेकंड, मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट को हम बांध नहीं सकते उनकी अपनी ही कैटेगरी से। तीसरा, शॉर्टलिस्टिंग के पहले स्टेज से ही मेरिट का सम्मान होना चाहिए। और इक्वालिटी जो है नॉन निगोशिएबल है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इस फैसले का ये भी इंपैक्ट है। ये जजमेंट क्यों याद रखने लायक है? ये जजमेंट याद रखने लायक है, आपके जुडिशरी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और जहां पर भी संविधान, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो हर लॉ स्कूल के अंदर, हर लॉ क्लास के अंदर आपको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला जो आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16 है, तो उसके बाद ये केस जरूर पढ़ाया जाएगा। ये फैसला जो है रिजर्वेशन को बचाता है और मेरिट को भी दंडित नहीं करता और कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसको जीवित रखता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं ऐसे और सेशन लाएं तो ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आप ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और एग्जाम रेडी क्लैरिटी के साथ और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन करिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, और सुपर थैंक्स और सुपर चैट के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज, अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की, या आप लॉ स्टूडेंट हैं या किसी भी तरीके के लॉ में आप नॉलेज रखते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। दून लॉ मेंटर, आपको बारकोड भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली हमारे ऐप को इंस्टॉल करके दून लॉ मेंटर को हमारे कोर्सेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अभी लेबर लॉ, जो फ्रेश लेबर लॉ आए हैं, उनके ऊपर नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं। हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का बैच है, आप उसको भी देख सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सर आपका नंबर मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस जानना था। देखिए, पर्सनली हम कनेक्ट नहीं करते, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ चैट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे में पर्सनल कंसल्टेशन और अपना नंबर शेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे, देखिए, हम बच्चों की क्लासेस में बिजी रहते हैं, ऐसे पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है, अगर हमें रिप्लाई करना होगा, तो चैनल पर हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, आप अपना ईमेल लिख दीजिएगा, उसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप लिख दीजिएगा। अगर हमें सूटेबल लगा तो हम उसका रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।